अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया फिज़िक्स 10th क्लास कंप्लीट बुक के जितने भी एमसीक्यूज पॉसिबल बनाए जा सकते हैं वो हमने उसे डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, अगर आप ये सोच रहे हैं कि एमसीक्यूज तो एक्सरसाइज में बहुत कम दिए हुए होते हैं और इतने ज़्यादा एमसीक्यूज किस तरह से दिए गए हैं, पहली बात तो ये है कि जैसे सिंध बोर्ड जो है उसने फाइनल कर लिया है कि 50% एमसीक्यूज आ रहे हैं और 30% जो है वो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 20% लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। तो हो सकता है पंजाब बोर्ड भी इसी पैटर्न को फॉलो करे। फिर भी आपको अच्छे तरीके से एमसीक्यूज पूरी बुक के तैयार होने चाहिए। स्टूडेंट्स, हम इतना ज़्यादा क्यों कोशिश कर रहे हैं? एज अ टीचर अगर मैं आपको बताऊं तो स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि आपके एक एमसीक्यू की वैल्यू 1 मार्क्स की नहीं है बल्कि आपके 4 to 5 मार्क्स हैं, ठीक है? क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी आपके इसी साइंस सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट हैं। आपके 4 सब्जेक्ट्स बाकी रह गए और उसमें फ़िज़िक्स को आज हम डिस्कस कर रहे हैं, एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चंस। कंप्लीट बुक के आपको सिर्फ इन 2 लेक्चर्स के अंदर मिल जाएंगे। क्योंकि ये मैंने लेक्चर एक ही बनाना था लेकिन ये काफ़ी लेंथी लेक्चर हो रहा था, तो मैंने कहा कि चलें एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस जो है ना वो सेपरेटली हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको 2 दिन के अंदर अंदर केमिस्ट्री के कंप्लीट एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स, इसका फ़ायदा ये होता है कि देखें, आपको ढूंढना नहीं पड़ता कि कहीं ये एमसीक्यूज ये शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ पे लिखा हुआ है, क्या ये स्मार्ट सिलेबस में है या नहीं है, क्या ये रिव्यू एक्सरसाइज में से आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इन सारी परेशानियों का जो हल है, जो सोल्यूशन है स्टूडेंट्स, वो मैंने आपको इस एक लेक्चर के अंदर बता दिया है। स्टूडेंट्स, मैंने टाइम लगा के आपके लिए ये तैयार कर दिया। अब आपको उन चीज़ों पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन आपके सिलेबस में है, कौन सा क्वेश्चन नहीं है और कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से बनाया जा सकता है। चलें देखें, आपकी 10th क्लास के चैप्टर नंबर 10 में फर्स्ट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर वेव्स। देखिए, मोस्टली इसमें से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं पहले लेक्चर्स में बता चुका हूँ। अब इसमें ऐसा नया क्या है? स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को आप एक दफ़ा अच्छे तरीके से देखें, कंप्लीट तक आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। फिर आप काम करें कि एक रजिस्टर उठाएं और इस लेक्चर को अपने सामने रखें और फर्स्ट चैप्टर से आप स्टार्ट लें। जो भी क्वेश्चंस आपने तैयार कर लिए हुए हैं आप उन्हें कंप्लीटली लिखते जाएं, ठीक है? ज़ुबानी लिखें, याद करके लिखें। और जैसे ही आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो, मतलब चैप्टर 10 आपका कंप्लीट हो, फिर नेक्स्ट आप चैप्टर 11 की तरफ चले जाएं, फिर आप इसी तरह नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 की तरफ चले जाएं, ठीक है? ये 2 से 3 चैप्टर आप एक दिन में कंप्लीट करके इसे रखते हैं। फिर नेक्स्ट डे जब आप उठें फिर नेक्स्ट चैप्टर से आप स्टार्ट करें। तो इसका मतलब आपके पास कंप्लीट सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन एक जगह पे इकट्ठे हुए हुए हैं। अगर आपको किसी भी शॉर्ट क्वेश्चन का, किसी भी एमसीक्यू का आंसर नहीं मिल रहा, आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही है, तो स्टूडेंट्स, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि इसका सर आंसर कहाँ पे है, किस तरीके से हम इसे तैयार करेंगे। तो आपको जल्दी से इसका रिप्लाई दिया जाएगा ताकि आपका इशू रिजॉल्व हो। चैप्टर नंबर 10 में से जो पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं या जो अब तक आ चुके हैं वो आपके सामने है, ठीक है जी? राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन बता चुका हूँ। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स, ठीक है? ये छोटा सा न्यूमेरिकल है, ये अक्सर इस तरह से इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि v इज इक्वल टू एफ इंटू वेव लेंथ। v इज इक्वल टू एफ इंटू वेव लेंथ मतलब v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, आपको पता है। डिफाइन सिंपल पेंडुलम एंड राइट फार्मूला फॉर इट्स टाइम पीरियड। आपको पता है सिंपल पेंडुलम को आपने डिफाइन करना है और उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी। डिफाइन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड, ये आप इस तरह से इनकी डेफिनेशन को एक दफ़ा रिवाइज कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, इसमें से 80% ऐसी डेफिनेशंस होंगी जो आपने अच्छे से तैयार किए हुए हैं। इस लेक्चर का सिर्फ और सिर्फ मतलब ये भी है कि आपको पता हो कि कौन कौन से क्वेश्चन अभी भी आपके रहते हैं, बस आप उनको पिक करें और उनको अच्छे तरीके से याद करें। डिफाइन द टर्म वेव और ये रिव्यू एक्सरसाइज में से ये छोटा सा प्रूफ भी दिया हुआ है, इसे आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। आपके पास है चैप्टर 11 डिफरेंशिएट बिटवीन पिच एंड फ्रीक्वेंसी। ये क्वेश्चन आपको पहले भी बता चुका हूँ। और क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इंटेंसिटी ऑफ साउंड्स और इसका यूनिट जो होता है वॉट पर मीटर स्क्वायर, वो भी आप बताएंगे। राइट एनी 2 करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, जस्ट उनके नेम बताने हैं। व्हाट इज ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, ठीक है स्टूडेंट्स? ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इस स्लाइड को आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। मैं ज़रा जल्दी से नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव कर रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 12 आपके सामने है, स्टेट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर एंड लेंसेज। डिफाइन रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट्स, ऑल्सो इट्स यूनिट डायोप्टर जो है, ठीक है? और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आपने अच्छी तरीके से डिफाइन करना है। स्नेल्स लॉ को आपने स्टेटमेंट आपने उससे लिखनी है। ये आपको पहले से डिस्कस करके बताया जा चुका है। ये वो क्वेश्चंस हैं, इनमें देखें अगर क्वेश्चन नहीं आता उसे आप अच्छे तरीके से तैयार करें। स्टूडेंट्स देखें, इस पूरे लेक्चर में 1-2 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कोई क्वेश्चन आपके सिलेबस में ना हो और इसमें मैंने ऐड कर दिया हो, तो वो आप मुझे बख्श दीजिएगा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं इसके लिए माजरत ख्वाह हूँ।
ठीक है, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि मैंने कोशिश पूरी की है कि आपको हर चीज़ हाईलाइट करके दिखाया जाए। अच्छा जी, डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ठीक है, और ये फर्स्ट आपके पास है, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। नेक्स्ट आपके पास है डिफाइन गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, कोलम्स लॉ के स्टेटमेंट और इसका फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू क्यू वन क्यू टू ओवर आर। कोलम्स लॉ के स्टेटमेंट के साथ साथ उसका फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू ओवर आर का स्क्वायर। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कोलम्स लॉ, ठीक है, इसकी एक्चुअली दो कंडीशंस हैं कि कौन कौन से कोलम्स लॉ के अंदर आप जो है ना वो बता सकते हैं। इसमें आपको पता है कि पॉइंट चार्जेस होने चाहिए और उनका डिस्टेंस जो है ना वो स्मॉल होना चाहिए। डिफाइन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी राइट्स फॉर्मूला एंड इट्स यूनिट। स्टूडेंट्स, हमको पता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो होता है वो ई इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू होता है, जिसका यूनिट मैंने यहाँ पे मेंशन कर देंगे। डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज में लिया गया है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, डिफाइन इट्स यूनिट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट होता है स्टूडेंट्स वो होता है 1 वोल्ट, जिसको हम वोल्ट कहते हैं, और आपने उसको भी डिफाइन करना है। उसी पेज के लास्ट में आपको इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी। डिफाइन कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटर को डिफाइन करने के साथ साथ उसका मैथमेटिकल फॉर्म भी लिखना है, Q इज इक्वल टू सी वी। जब आप कैपेसिटेंस की डेफिनेशन लिखें तो वहाँ से C की वैल्यू को सेपरेट करके लिखें C इज इक्वल टू क्यू ओवर वी। डिफाइन यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, फैरेड इसका यूनिट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे तरीके से लिखेंगे, याद करेंगे। राइट फॉर्मूला, ये देखें ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। ये आपके पास फॉर्मूला है पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन का, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, लेकिन आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए जस्ट उसके फॉर्मूले लिखने हैं जो फाइनल एंडिंग रिजल्ट आपको नजर आ रहे होते हैं। इनलिस्ट सम यूजेस ऑफ कैपेसिटर्स। इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, यस, व्हाट विल बी इट्स डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स आपके पास है चैप्टर नंबर 13 के शॉर्ट क्वेश्चंस। अब देखिए चैप्टर नंबर 14 में आपको मैं बताता हूँ, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, वहाँ से मैंने एक पेज उठाया और मैंने यहाँ पे आपकी आसानी के लिए लिख दिया। डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, ऐसा यूनिट ओम को आपने डिफाइन करना है, जोल्स लॉ के स्टेटमेंट और इसका फॉर्मूला, ठीक है जी। तो और इसके बाद डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, differentiate between ohmic and non-ohmic material, define specific resistance of a substance, also write its SI unit, write any two differences between conductors and non-conductors। कोशिश करें डिफरेंसेस की फॉर्म में लिखा करें क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस डिफरेंसेस की फॉर्म में होते हैं। हाउ मैनी वाट आवर्स इन 1000 जूल्स, ठीक है, ये आपके पास एक सिंपल छोटा सा न्यूमेरिकल भी है। इन ऑर्डर टू मेजर करंट इन अ सर्किट, वाई एमीटर कनेक्टेड इन अ सीरीज, ये आपके रिव्यू एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं। अब स्टूडेंट्स देखें, ये पिक्चर आपको शायद क्लियर नजर ना आ रही हो, लेकिन फिर भी ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि रिव्यू एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है जी, और एक्सप्लेन ओहम्स लॉ, व्हाट आर इट्स लिमिटेशन, मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको पीछे बता दिया हुआ है, ठीक है जी। डिफाइन रेजिस्टेंस एंड इट्स यूनिट, आपने इसे अच्छे तरीके से देखना है। तो हो सकता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हों जो मैं इस चैप्टर वाले चैप्टर 13 में दे दी हूँ, तो उसे आप ज़रा बस याद कर लीजिएगा, ठीक है जी। डिफाइन रेजिस्टेंस एंड इट्स यूनिट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, यहाँ पे मैंने नॉन कंडक्टर्स है तो आपने इंसुलेटर लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो ये बात आप ज़रा जहन में रखिएगा। एक्सप्लेन द एनर्जी डेसिपेशन इन रेजिस्टेंस, व्हाट इज जोल्स लॉ। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास है चैप्टर नंबर 15, इसके क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपके पास है चैप्टर नंबर 15, स्टेट राइट हैंड रूल्स, राइट एनी टू वेज टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है जी। और इसी तरह लेंसेज लॉ के स्टेटमेंट है और इसका एक एमसीक्यू भी बनाया जाता है। डिफरेंशिएट इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है जी। ये डेफिनेशन आपको फर्स्ट पे मिल जाएगी और ये कुछ एक दो पेजेस के बाद आपको डेफिनेशन मिल जाएगी। डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और इसी तरह स्टेट फ्लेमिक्स लेफ्ट हैंड रूल, व्हाट आर द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, आपको पता है म्यूचुअल इंडक्शन जो है वो इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है। और डिफाइन म्यूचुअल इंडक्शन और रिव्यू क्वेश्चन जो है ना 15.11 आप अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास है, व्हाट आर लॉजिक गेट्स, क्योंकि इसके अंदर गेट्स, ठीक है जी, और गेट, एंड गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, इस तरह के जितने भी हैं। राइट डाउन सम बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ओवर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपके पास रिव्यू क्वेश्चंस हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनालॉग एंड डिजिटल क्वांटिटीज, ठीक है जी। और इसके साथ साथ डिफरेंशिएट बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ओके। और डिफरेंशिएट करना है एडीसी टू डीएसी, मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, और इसी तरह डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। राइट द नेम ऑफ 4 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है, ये तो बड़ा सिंपल सा काम है ना जी। आप जिस पे ये लेक्चर देख रहे हैं ये भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ओके। व्हाट डू यू मीन बाय बाइनरी वेरिएबल्स, बाइनरी वेरिएबल्स क्या होते हैं।
व्हाट आर 3 यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके रिव्यू क्वेश्चन में से दिया हुआ है। और गिव देयर सिंबल्स एंड ट्रुथ टेबल। बेसिक्स आपके पास जो है ना, बेसिक आपके पास 3 टेबल हैं, बेसिक आपके पास 3 लॉजिक गेट्स हैं, ठीक है जी, और गेट एंड नॉट गेट, और इनके ट्रुथ टेबल भी आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। ओके, चलें अब नेक्स्ट आपके पास है चैप्टर नंबर 17, व्हाट इज़ द differences between data and information, or what are the components of a computer, write their names, what is internet, define ICT, how light signals are sent through optical fibers। ठीक है जी, क्योंकि ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं और जो आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक मेल, राइट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ ई मेल। ओके, राइट द नेम ऑफ एनी 2 सर्विसेज ऑफ इंटरनेट। ये आपके पास था चैप्टर नंबर 17 की शॉर्ट क्वेश्चन, बस इतना सा तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन, नेक्स्ट आपके पास है चैप्टर नंबर 18। अब देखें फर्स्ट 4 आपके पास जो है ना रिव्यू क्वेश्चंस हैं, ठीक है। फर्स्ट 4 आपके पास रिव्यू क्वेश्चंस जो है ना, ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है। जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसमें स्टार्टिंग में एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मैसेज की डेफिनेशन है और इनकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन A Z N, इस तरह से जो भी आपको पता है फॉर्मूले का वो आप यहाँ पे ज़रूर मेंशन करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रेडियो एक्टिविटी, ओके, और व्हाई सम एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव बट सम आर नॉट, उसकी रीज़न क्या है आपको पता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके ज़्यादा होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर फोर्सेस ऑफ रिपल्शन की वजह से कुछ एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट बन जाते हैं। तो इसका आंसर भी आप प्रॉपर वे में लिखिए। हम क्यों आर्टिफिशियली किसी भी एलिमेंट को हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट बनाते हैं, ठीक है, ताकि उसकी एनर्जी कंट्रोल्ड एनर्जी हो और हम उसे मेडिकल फील्ड के अंदर अच्छे से यूज़ कर सकें। व्हाट आर 3 बेसिक रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस, ठीक है जी, और इसी तरह आपके पास है हाउ डू दे डिफर फ्रॉम ईच अदर। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय बैकग्राउंड रेडिएशंस and describe 2 uses of radiations in medicine industry and research। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 वाला क्वेश्चन, ठीक है जी। डिफाइन न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन और राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा पार्टिकल्स, डिफाइन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स एंड हाफ लाइफ को भी डिफाइन करना है और इसका फाइनली जो फॉर्मूला है वो भी आपको याद होना चाहिए। ये हम शॉर्ट क्वेश्चंस की हद तक बात कर रहे हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शंस, इनकी डेफिनेशन आप अच्छे से याद करेंगे। अगर हम इसके साथ शॉर्ट क्वेश्चन में रिएक्शन भी लिख देते हैं तो इससे बढ़कर और कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके पास फुल बुक के पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस। इसमें पास्ट पेपर्स, इसमें आपके रिव्यू क्वेश्चन, स्मार्ट सिलेबस, हर चीज़ इसके अंदर मिक्स करके मैंने अच्छी खासी रिसर्च करके ये सारे का सारा लेक्चर आपके लिए तैयार किया है। तो आप इसको इग्नोर मत कीजिएगा, ये आपके फ़ायदे के लिए मेहनत की गई है। फ्रेंड्स, आपको एक ही जगह सारे क्वेश्चंस बता दिए गए हैं। अब आप पे है कि आप कितने अच्छे तरीके से अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। क्योंकि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, लेक्चर अच्छे लग रहे हो, हमारी मेहनत आपको नज़र आ रही हो, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप नहीं भी करेंगे तो ये आप पे है, हमने अपनी तरफ से अपने हिस्से का काम कर दिया है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।